नमस्कार, मैं भावना सोनी। आप देख रहे हैं आवाज डेली HETV। आज की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। कुछ ही दिनों में लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में हजारीबाग के ऐतिहासिक छठ तालाब पर सबों की निगाहें टिकी हुई है। शहर के बीचों बीच अवस्थित छठ तालाब आज अपना अस्तित्व खोते दिख रहा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हजारीबाग में छठ तालाब सबसे पुराना तालाब है, जहां से छठ पर्व की शुरुआत हुई थी। इस वजह से इसका नाम छठ तालाब पड़ा। प्राचीन सूर्य मंदिर भी यहीं स्थित है, लेकिन आज मंदिर भी गुमनामी के अंधेरे में है और तालाब की भी रौनक धीरे धीरे कम हो रही है। मेन रोड पर स्थापित इस तालाब के अस्तित्व पर ही अब खतरा मंडरा रहा है। खुलेआम तालाब में गंदगी फेंकी जा रही है और इसके पानी के स्रोत को बंद कर दिया गया है, जिस वजह से पानी सड़कर हरा हो चुका है। हर साल दशहरा के पहले बड़े पैमाने पर इसकी साफ सफाई कराई जाती थी, लेकिन अभी तक इस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। अभी से तैयारी नहीं हुई तो छठ व्रती पानी से बीमारी लेकर लौटेंगी। नगर निगम की ओर सभी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि छठ पूजा के पूर्व इसकी साफ सफाई उनके हाथ किसी तरह कर दिया जाए। हजारीबाग में छठ पूजा की शुरुआत इसी छठ तालाब से हुई थी, तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो आपको ये दिखाए कि ये इतने छोटे से तालाब में दिन प्रतिदिन जो बढ़ती जा रही है संख्या, वो लोग कैसे यहाँ मैनेज करते हैं और कैसे करते हैं। अब हम आ पहुँचे हैं ये सूर्य मंदिर, जहाँ छठ पूजा करने के बाद लोग भगवान भास्कर की पूजा अर्चना करते हैं। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलती हूँ कि वो आपको ये मंदिर दिखाए। तो जैसा कि मैंने आपको ये तालाब दिखाई और भगवान भास्कर की प्रतिमा दिखाई, आपको पहले मैंने बताया था कि भीड़ ज़्यादा होने के कारण लोग विभिन्न तालाबों पर जा रहे हैं। तो मैं उन सभी तालाबों को आपको दिखाऊंगी। मैं दीक्षा जयपुरिया, कैमरा पर्सन अवंतिका बानवाल, आवाज़ डेली HETV। करीबन 15 दिनों के बाद छठ पर्व की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में हजारीबाग के झील छठ घाट में घाटों का कब्जा होना शुरू हो गया है। झील के चारों ओर बने सीढ़ियों में लोग अपना नाम लिखकर छठ के लिए कब्जा करना शुरू कर दिए हैं। देखें हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। छठ पूजा को लेकर घाटों के कब्जे की तैयारी 1 माह पहले से शुरू हो गई है। इसका नजारा हजारीबाग झील में देखने को मिला, जहां कई व्रतियों के परिवार के सदस्य अपने अपने नाम से घाटों को रिजर्व करते देखे गए। युवक सीढ़ियों की साफ सफाई कर उसमें अपना नाम लिख रहे थे। ये जगह 5 फीट चौड़ाई की रखी जा रही है। चारों तरफ झील में ये नजारा अभी से दिख रहा है। स्थिति पहले आओ पहले पाओ वाली है। आइए जानते हैं ऐसे कुछ लोगों से इस बाबत जानकारी। ये वो झील परिसर है जहाँ पे ज़्यादातर लोग, अब छठ तालाब से ज़्यादातर लोग यहाँ आके छठ पूजा करते हैं और लगभग 1 महीना बाकी है छठ पूजा में। और इतना बड़ा झील परिसर नगर निगम वालों ने कोई भी कदम नहीं उठाया है इसकी सफाई के लिए। आप देख सकते हैं अभी तक ये झील कितना गंदा है। छठ पूजा आने ही वाला है पर किसी ने कोई कदम नहीं उठाया इसकी सफाई के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झील पे और मेरे दाईं ओर भी और बाईं ओर भी झील है और आप देख सकते हैं दोनों झीलों में कहीं भी साफ़ सफाई कुछ भी नहीं हुई है। छठ पूजा दोनों ही तरफ होती है पर साफ़ सफाई के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन अनुज को बोलूँगी कि वो इस साइड की भी तस्वीरें दिखाएं लोगों को। तो आइए यहाँ के कुछ लोगों से पूछते हैं कि छठ पर्व की तैयारियाँ ये कैसे कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। सर आप बताएंगे आप क्या कर रहे हैं? नाम लिख रहे हैं। तो मतलब ये क्यों कर रहे हैं? छठ के लिए कर रहे हैं। तो छठ की तैयारियां आप लोग कैसे कर रहे हैं इस साल? ठीक से कर रहे हैं। मतलब ये सब नाम लिखने का क्या पर्पस है? नाम लिखने की सब लिखता है तो हम ही लिख दिए। नहीं तो कुछ तो इसकी विशेषता होगी कि किस कारण से ये नाम लिखा जाता है। अधिक भीड़ होने के कारण तो जगह नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ मतलब अपना एरिया मतलब नाम लिख देते हैं, जिसकी वजह से अच्छा से सुविधा मिले और अच्छा से पूजा किया जा सके इसके लिए। ठीक है सर, धन्यवाद। तो मतलब यहाँ पे कोई और आके पूजा नहीं कर सकता? ये हो बैठे जा सकते हैं लेकिन आराम से पूजा मतलब सावधानी से अपना आराम से पूजा कर सकते हैं। सब बात नहीं है, ये मेरा फिक्स नहीं है। तो अगर आपने नाम लिख दिया और कोई और आके यहाँ कर ले पूजा तो कोई दिक्कत नहीं, मैनेज किया जाएगा। मैनेज किया जाएगा। ठीक है सर।
हाँ तो सर 6 साल 10 साल से लिख रहे हैं। लिखा आ रहा है इसी वजह से। सर लेकिन आप भी इन्हीं लोगों में से एक है, नज़र में आ पाए तो आपको नहीं लगता ये गंदगी? लिख दे रहे हैं, उसके बाद देखिए जैसा मेंटालिटी सबका रहता है वैसे ही ना हम लोग भी चलेंगे। हम यहाँ सबकी बात ही हो रही है, यहाँ सबने। गंदा नहीं करे। सर आप हजारीबाग के हैं? जी। तो ये तो हमारे हजारीबाग की सबसे खूबसूरत जगह मानी जाती है झील। क्या बोले? चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। ऐसे ही और भी जगहों से आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ जुड़े रहे आवाज़ डेली हर्षित टीवी। मैं अवंतिका, कैमरा पर्सन अनुज के साथ, धन्यवाद। ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्ग अपनी खुशी से यहाँ नहीं हैं, बल्कि बुढ़ापे में बेटों ने उन्हें यहाँ पहुँचा दिया है, जिस कारण वे एकाकी जीवन जीने को विवश है। देखिए हजारीबाग की ओल्ड एज होम की ये खास रिपोर्ट। ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्ग खुशी से यहाँ नहीं हैं, बल्कि बुढ़ापे में बेटों ने उन्हें इस हाल में पहुँचा दिया कि वे अपने को छोड़कर यहाँ एकांकी जीवन जीने को व्यर्थ है। फिर भी अपने बेटे बहुओं के प्रति उनके मुंह से बद्दुआ नहीं, आशीर्वाद ही निकलता है। बेटे बहुओं से परेशान होकर कई माता पिता हजारीबाग ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले अन्य बुजुर्गों से वे अपना गम बांट रहे हैं। हर किसी की अपनी कहानी है, लेकिन उसे भूलने के लिए कोई अपने गीतों में, कोई अन्य तरीकों से व्यस्त है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वे अपने बच्चों को या परिवार को भूल नहीं पाते। देगनी कहती है कि 9 महीने बच्चे को कोख में रखा और सोते जागते पाल पोस कर बड़ा किया, पर अब उसे बेटों ने बहुओं के कारण छोड़ दिया। बताया कि बेटे आते हैं मिलने, पर बहू गेट के बाहर ही रहती है। हर की अपनी कहानी और दर्द है। हजारीबाग का यह ओल्ड एज होम सरकार द्वारा संचालित है, पर विडंबना है कि पिछले 2 साल से यह ओल्ड एज होम खैरात पर चल रहा है। शहर के लोग दान देते हैं, उससे यहाँ के बुजुर्गों का भोजन पानी का इंतजाम होता है। यदि मदद पर्याप्त नहीं होती तो बुजुर्गों को आधा पेट सोना पड़ता है। ओल्ड एज होम को सरकार मदद के पाई दौड़ रही है और कुछ अधिकारियों को गंभीर नहीं होने के कारण मामला उलझा हुआ है। पूर्व में इनका बकाया हो चुका है कि अब कोई भी उनका मदद नहीं करने को तैयार है। मामला उलझा हुआ है। पूर्व में इतना बकाया हो चुका है कि कोई भी अब उधार देने को तैयार नहीं है। वहीं यहाँ बुजुर्गों की देख रेख करने वाले को भी पिछले कई महीनों से मानदेय नहीं मिला है। ऐसे में सभी को इंतजार है अब कि शीघ्र सरकारी मदद के लिए वरीय अधिकारियों सरकार की नजरें इनायत हो, ताकि कम से कम बुजुर्गों का सही ढंग से ख्याल रखा जाए, जो पहले से सताए हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज़ डेली हर्षित टीवी में। आज मैं आ पहुंची हूं एक ऐसी जगह जहां की स्थिति आप देख के काफ़ी मायूस महसूस करेंगे। बचपन से लेकर ज़िंदगी में मौत तक अगर किसी ने निस्वार्थ भाव से हमारा साथ दिया है तो वो हैं हमारे माँ बाप। और आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ वहाँ पे ऐसे बूढ़े माँ बाप को उनके बच्चों ने छोड़ दिया है। किस रीज़न से छोड़ दिया है, क्यों छोड़ दिया है, आइए चलते हैं, बात करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ की स्थिति है। आपका नाम? देगनी। आप कहाँ से हैं? कुसुमा सुल्ताना जानो है? हाँ, सुल्ताना बनादास तब बनादास के पार हमारे घर हो कुसुमा। अच्छा, जल है। ओ आप यहाँ, आपके बच्चे हैं? हाय कैसे ना खाए, तो आप कैसे झूठ बोल दिए ना ऐसे? तो क्यों छोड़ दिया वो लोग आपको? अरे का कहियो, अब लड़ाई झगड़ा बताइए। लड़ाई झगड़ा का कहियो बेटी, घर घर के हाल के हो। देख बेटा पुतो इतना बुढ़ से पोसबी, वकील वो लिख नहीं बुनता हो। देख दुनिया हो, बेटा जहाँ हो गलो ओकर जेनी तहाँ फिर ओकर देने घुटो हमर देने, ये बात हो। काठी बेच के, कोयला बेच के, ढेकी कूट के पोसल जो राज के बेरन है भी बच्चन काट। और का कहिए सब कुछ हो भगवान के दिन, नाती पुता पुतौ 3 गो नाती, 2 नाती हो, नतनी हो। बड़का का खो पुतैया बड़ी हरामी, बड़ियो बादम के को कते कहियो खिंचवा। भगवान तो 2 दल को राम जी, लेकिन 2 गो भाई बाप 2 घर के गिनती भेलो। एक घर हो बड़का घर, 2 चंगा वो करथिन 3 गो जकर पढ़िए चकर जल। 1 बजे एलो पुतैया से उन्हें रहलो, उन्हें खड़ा हाकोलिए हियाँ ना एलो, डरे इनका बोले के लेल ना एलो, दबरे रहो उन्हें। हाँ बेटवा एलो मल्लू निहर खड़ा रहो, कुछ बोले डोले के नहीं सीधा, और हियाँ खड़ा करी हियाँ खड़ा रहते। तो वो लोग आपसे मिलने नहीं आते?
हाँ या वो थी ना अभी दशहरवा न ख्याल काहे नहीं ससुराल गया कि का कैसे कहियो बेटी अब इन्हें हम तो खोज खबर लेने की हाँ आप या वो कैसी थी हैं कैसे ना वो थी या वो थी ना अभी 10 वर्ष से आपको घर का याद नहीं आता? बेटी ना है भाई आज बेटी कूद तो का करिए जे जिया जन जियो जी पनिया मर जब आज तो करो जो क्या बस पानी मिल जतो और घर वाले इन्हें टेंशन से ठीक खाइए सुख से ऐसा ना बात नहीं बोलियो हमरा हियाँ कमेबो कर घर आने और नतीजो होतो और मारियो होतो कमा हॉस्टल से दिलिए कहाँ कहाँ 12 गाँव दलियो कमा क्या करता है आपका बेटा? कुड़ी कबाड़ी नौकरी न खाए जैसे लागलो कमेलो घर में बैठलो नौकरी न खाए नौकर बिजनेस अच्छा, खेती बाड़ी हो से साझा लागल हो हर नांगर बिना 30 साल से लागल हो साझा और का कहियो आपको यहाँ अच्छा लगता है? अच्छा देखिए घर अंगना कहीं हम इनके का दूध देते आप लोग सब आपस में अच्छे से खेल हाँ अच्छे से हंसते? सब हम इनके सब है तू लेकिन बेटी बराबर हम के हजारीबाग के लोग हो सब अपन माय बहन कहा के दूर के हम उतना हम दम ना डलो घरे नहीं रहली ही नहीं रहली लेकिन ये का हो तनी दुख नहीं बीपे तनी आज हो जाओ जाने तन जगह हो परिवार हो यही यार कुछ नहीं है सुख दुख कुछ के रखो बस वही तनी दुख हो जैसे दुख नहीं तनी आदमी जानते तब न जातो अब बेन जानने का करबो यही बात है सब कुछ सुख से खाए के पिए के कुछ के तकलीफ नहीं जे ते नियत देहिया हो से घर वन हम अपने कोई 3 दिना चली जबो 3 दिना बात करो हाँ फुटानी ना करो बेटी पुतो के हाँ दादी आपका नाम? हमार नाम उर्मिला है। आप कहाँ से आई हैं? हम आए राजधनवा से। कहाँ से? राजधनवा। आपको यहाँ आपका बेटा छोड़ के गया? घर परिवार आपका है? नहीं छोड़ के नहीं गया तो मेरा दिमाग तनी खराब हो गया ना तो वही से हम भूल के चला आए भुलाई। आपको अच्छा नहीं लग रहा था घर पे? घर पे अच्छा कैसे नहीं लगेगा घर पर अच्छा लागो भूल के चला आए बेटा मेरा नहीं था तो आपसे वो लोग मिलने नहीं आते हैं? जानते नहीं करता तो मिलने का आपको मन नहीं करता वापस जाने का? जाने का मन करते क्यों नहीं चले जाते? याद नहीं आपको? याद नहीं भूल जाते हैं रोडवा नहीं याद है ना। नाम याद है आपको अपने बेटे का? हाँ पता कहाँ रहता है? घर गांव? घर है मेरा 10 रोटी। तो कोई आपको ढूंढ वहाँ ले जाने का कोशिश नहीं किया? नहीं जानते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते। नमस्ते दादी, आपका नाम? मेरा नाम अर्चना लहा। आप कहाँ से हैं? हजारीबाग के हैं। हजारीबाग से। आपके घर परिवार में कौन कौन है? बेटा है बहू है पोता पोती सब है। तो वो लोग आप यहाँ कैसे आए? वो लोग छोड़ के गए? हाँ समझो तो क्यों क्या किस कारण से ऐसा किया? था कुछ कारण था। अच्छा, तो आपको यहाँ अच्छा लगता है? आप हमको यहाँ तो मैंने अपना घर बराबर हम घर जैसे रहते हैं। पूजा पाठ खाना पीना ये लोग के बेटी जैसा मानते हैं हम वो लोग भी माँ जैसा मानती है हमको। क्या क्या करना आपको पसंद है यहाँ पे? हाँ क्या क्या करना पसंद है आपको यहाँ? हमको हम थोड़ा पूजा पाठ करते हैं गाना बजाना भजन गाते हैं यही सब लेकर रहते हैं हम। तो कैसे कैसे गाना आपको पसंद? आप गाना गाती भी हैं? हम बहुत गाना गाए। तो एक गाना आप हम लोगों को भी सुनाइए ना गा के। पहले गाते थे अभी थोड़ा सा हम लोगों के लिए गा स्टेज में दीजिए। गाते थे गाना अब तो इतना गला नहीं चलता है। कोई बात नहीं, आप अपने आवाज में कुछ भी गा के सुना दीजिए। बंगला गाना पसंद है तुम लोग सुन? हम लोग सुने नहीं पर आप जो गाइएगा हम लोग वो सुन लेंगे। अच्छा बैठो। प्रेमेरी पूर्णिमा चाँद फिरे आए অন্ধকারের নদিয়া প্রেমেরই পূর্ণিমা চাঁদ ফিরে আয় অন্ধকারের নদিয়া প্রেমেরই পূর্ণিমা চাঁদ আকাশে বাতাসে ওঠে হাহাকার আকাশে বাতাসে ওঠে হাহাকার নিমাই আমার
ফিরে আয় অন্ধকারের নদিয়া প্রেমেরই পূর্ণিমা চাঁদ অন্ধকারের নদিয়া প্রেমেরই পূর্ণিমা চাঁদ জননীর অঞ্চল শূন্য করিয়া গো জননীর অঞ্চল শূন্য করিয়া গো প্রদীপ জ্বলে না গৃহার প্রদীপ জ্বলে না গৃহার প্রাণ পিয়া তব ধুলায় লুটায় গো প্রাণ পিয়া তব ধুলায় লুটায় গো ছিন্ন করিয়া ফুল হার ছিন্ন করিয়া ফুল হার সেদিন যেমন নদিয়ার পথে খেলেছিলে ব্রজ খেলা কে শুধাবে ননি ননি যে জননী হলো যে গোঠের বেলা সাজায়ে দে মা রাখালিয়া সাজে সাজায়ে দে মা গোষ্ঠে যাবার বেলা যে হলো রাখালিয়া সাজে সাজায়ে দে মা একুলেতে কান্দে সখী নিমাই নিমাই বলে অকুল কান্দিয়া কয়ে নাই আছে নাই রে ফিরে আয় ফিরে আয় ফিরে আয় ফিরে আয় নদিয়ার চাঁদরে ফিরে আয় ফিরে আয় তোর বিরহে কাঁদে অলিকুল গায়ে না পাখি ফোটে না কপুল তোর বিরহে কাঁদে অলিকুল গায়ে না পাখি ফোটে না কপুল আকাশে বাতাসে ওঠে হাহাকার আকাশে বাতাসে ওঠে হাহাকার নিমাই আমার ফিরে আয় অন্ধকারের নদিয়া प्रेमेरी पूर्णिमा चांद। आपने बहुत ही ज्यादा अच्छा गाना गाया था, कुछ सुन के बहुत अच्छा लगा हमें। गाना नहीं चलता, कीर्तन है ही। आपने बहुत प्यारा गाना गाया। निमाय संन्यास है, निमाय जब संन्यास होकर निकल जाता, ये गाना गाते हैं ना तो आँख में आंसू आ जाता है। संन्यास जब जन्म होता है ना हम लोग के, तो उसको कुछ नियम है, जो 2.5 से 3 पैर निकल जाता है ना, उसी समय संन्यास ले लेता है। बहुत बहुत अच्छा भजन ये। तो आइए बात करते हैं यहाँ के केयर टेकर मंजू जी से और पूछते हैं यहाँ के बारे में कुछ बातें। तो हेलो मैम, आप बताइए हमें यहाँ जो लोग हैं वो कैसे आते हैं यहाँ? यहाँ जो लोग हैं सब वो अपने घर से मतलब ठुकराए हुए हैं, घर से इनके बाल बच्चे लोग ठुकरा दिए, तभी लोग यहाँ पे आए हैं। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम सबका है, किन्हीं का बच्चा किन्हीं का पड़ोसी, वही सब उन लोगों को लेके आता है। और यहाँ पे लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सरकार का फ़ंड तो हमेशा पहले हम लोग के पास आता था, तो बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन अभी करीबन 2 साल से कोई फ़ंड नहीं आ रहा है, जिससे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और डोनेशन में लोग कभी अनाज कभी कुछ लोग आके दे जा रहे हैं, जिससे ये ओल्ड एज होम चल रहा है। लेकिन यहाँ का जो स्टाफ लोग का वो स्थिति बहुत ही दयनीय हो गया, क्योंकि इन लोग का 10 माह से हम लोग का सैलरी नहीं मिला है। और ऐसा भी कोरोना जैसा ऐसा महामारी में हम लोग सभी लोगों ने निस्वार्थ भाव से काम किया, फिर भी अभी तक हम लोग की तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ के डीसी सर के पास भी हम लोग गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग वहाँ से निराश होकर ही लौटे। और सभी स्टाफ जो है बहुत ही मतलब मन लगा के इन लोग का सेवा करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इस कोरोना ऐसा महामारी भी उन लोग की है, लेकिन उन लोग की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन कोई फंड नहीं होने की वजह से मेरा स्टाफ का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। और ओल्ड एज होम का स्थिति भी बहुत ही दयनीय हो गया, पहले जैसा नहीं रहा, जैसा स्टार्टिंग में था उस टाइप का नहीं है। यहाँ खान पान में हर चीज़ में बहुत चेंजिंग हो गया, क्योंकि फंड ही नहीं है तो कहाँ से होगा। जो डोनेशन में जो थोड़ा बहुत आता है उसी से ये चल रहा है। और यहाँ का स्थिति बहुत ही दयनीय, इसलिए हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि वो हमारे ओल्ड एज होम को जब वो खोले हैं तो ये कंटिन्यू चलाएं और इसकी ओर ज़रा ध्यान दें, ताकि हम अच्छे से इन लोगों का सेवा कर सकें और अच्छी तरह से ये चल सके। धन्यवाद। मैम, यहाँ जैसे लोग आते हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको अपने घर की याद भी तो आती होगी, घर जाने की वो कभी कोई बात कहते हैं? हाँ, एकदम आते, फेस्टिवल पे जाते भी हैं इन लोग। अभी तो दशहरा में 2-3 लोग गए हैं, फेस्टिवल में इन लोग घर जाते हैं।
और कभी कोई शादी हो, कुछ फंक्शन हो, तो वैसे में इन लोग को लेके जाते हैं घर वाले 1-2 दिन के लिए, लेकिन कंटिन्यू नहीं रखना चाहते। कंटिन्यू रखते तो वही लड़ाई झगड़ा मारपीट इन लोग साथ करते, जो इन लोग रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेहमान के जैसा 1-2 दिन के लिए लोग जाना चाहते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो क्या रीज़न है लोग मतलब ऐसे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं? कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? क्या उनकी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से या फिर? नहीं, सबका आर्थिक स्थिति तो खराब नहीं है, बहुत सबका जगह जमीन घर द्वार तो करीब शायद ही कोई ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब, बाकी सबका स्थिति ठीक है। लेकिन वही बहू अच्छी नहीं है, झगड़ा करती है, बेटा अच्छा नहीं है, मतलब कचर कचर जो घर में होता है, शांति इन लोग को नहीं है। और यहाँ पे इन लोग को बहुत शांति मिलता है, क्योंकि अपने एक उम्र के इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो ये इन लोग को ज़्यादा पसंद आ रहा है कि घर में एक कोना मिल गया, खटिया मिल गया, बस खाना मिल जाता है, लेकिन शांति नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन लोग को ये चीज़ ज़्यादा मिलता है, इसके लिए इन लोग ओल्ड एज में जो आ गए, अगर बेटा लोग दोबारा लेने भी आते हैं तो लोग जाना भी नहीं चाहते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मिलने के लिए जाना चाहते हैं, कंटिन्यू रहने के लिए नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का ज़िंदगी उन लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाकी पर्व त्यौहार में तो इन लोग को याद आता ही, हम लोग कितनों भी इन लोग को कर ले, लेकिन घर का जो कमी है वो हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, वो तो इन लोग को आता ही आता है। और रोते भी है, अकेले में रह के उदास भी रहते हैं। ये हम लोग कोशिश करते हैं कि वो कमी को हम लोग मिटाएं, लेकिन मिटा तो पूरी तरह नहीं सकते हैं, घर वाले का कमी तो आएगा ही आएगा। तो ये लोग मतलब यहाँ पे खुशी से सब रहते हैं? हाँ, सब बहुत खुश है। आप हर एक से मिल के उनसे पूछिए, यहाँ पे लोग बहुत खुश है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और अक्सर लोग, बहुत सारे लोग यहाँ आते रहते हैं, कभी कोई बर्थडे मनाने, कभी कोई मैरिज एनिवर्सरी, मतलब सेलिब्रेट करने के लिए शहर से हमेशा लोग यहाँ पे आते रहते हैं। इन लोग को लगता है कि चलो हम लोग का देखभाल करने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए लोग बहुत खुश हैं। तो ये जैसे कि बूढ़े लोग हैं तो दवा वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती होगी, ऐसे सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करती है? पैसा वगैरह फंड कहाँ से मिलते हैं दवा वगैरह के लिए? नहीं, तो अभी तो मेरे पास एक कंपाउंडर है जो कॉमन ट्रीटमेंट वो खुद कर लेते हैं। बाकी बहुत सारे डॉक्टर हजारीबाग के भी जो हैं वो यहाँ कैंप लगवाते हैं और वो खुद से मेडिसिन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो सब हम लोग का हेल्प हो जाता है। जैसे अभी रंजना मैडम है, रंजना सिन्हा, वो बहुत सारा मेडिसिन हमको ला के दी है, जो हम मेरा ये कोरोना में बहुत हेल्प हुआ है। समाज के इन लोगों से दरख्वास्त है कि माँ बाप भगवान का दूसरा रूप होते हैं, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे ही और भी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें आवाज़ डेली, हर्षित टीवी। धन्यवाद। झारखंड में हो रहे 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर से लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें वेबकास्टिंग के जरिए तमाम बूथों पर निगरानी की जा रही है। झारखंड में हो रहे 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर से लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें वेबकास्टिंग के जरिए तमाम बूथों पर निगरानी रखी जा रही है। इसी मामले को लेकर कंट्रोल रूम का जायजा लेने पहुंचे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राहुल पुरवार ने बताया कि वोटिंग प्रतिशत अब तक संतोषजनक है और उम्मीद है कि आगे भी वोटिंग प्रतिशत में लगातार इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि पेंडेमिक के दौरान चुनाव एक चुनौती है, लेकिन चुनौती का सामना कर बेहतर ढंग से चुनाव कराए जा रहे हैं। अभी जैसे आप लोगों को जानकारी है कि 9 बजे तक की जो पोल हुआ है, सभी जगह से स्मूथली तरीके से चुनाव चल रहा है, मतदान चल रहा है। और दुमका में करीब 13.5% के आसपास रहा है और बेरमो में करीब 12.5% के आसपास का पोल रहा है। और कहीं से कोई अनटुवर्ड सिचुएशन या घटना के बारे में प्रतिवेदन नहीं आया हुआ है। और इस बार का जो चुनाव है अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण चुनाव है, क्योंकि कोविड के पैंडेमिक के बाद में ये पहली बार इलेक्शन हो रहा है और सभी के लिए एक चुनौती है, चाहे वो इलेक्शन की टीम हो, चाहे वो वोटर्स हो, चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और मुझे अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन मिली कि सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और कोविड को ध्यान में रख कर के जो तैयारियां की गई हैं पोलिंग स्टेशन में और पोलिंग स्टेशन के बाहर में वोटर्स के लिए, वो बहुत एक सभी के द्वारा एक सराहनीय कदम है। इनफैक्ट जो हमारे वोटर्स हैं वो भी बहुत ही सक्रिय हैं और सक्रिय रूप से कोविड को ध्यान में रख कर के अपना डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में मुझे मौका मिला है चुनाव को। अभी जैसे जानकारी मिली कि 177 और पोलिंग स्टेशंस में वेबकास्टिंग का इंतजाम किया गया है, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी मिला करके। और उसका मतलब है कि डायरेक्टली हमारे पास में इंफॉर्मेशन वहाँ के बारे में आती है कि कोई शिकायत मिल रही है या कोई
इस तरह की सूचना मिलेगी तो आप डायरेक्टली पोलिंग स्टेशन से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनसे समन्वय स्थापित कर सकते हैं और धीरे धीरे उम्मीद है कि इसको और बढ़ाया जाए परसेंटेज को, ताकि हर एक पोलिंग स्टेशन पे पूरी तरह से कंट्रोल रहे और कोई भी वहाँ से सूचना मिलने पर हम उससे डील कर सकें। धीरे धीरे प्रयास जारी है इस दिशा की ओर।